नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। संसद सत्र का मंगलवार 2 जुलाई का 7वां दिन है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से सदन में अच्छा आचरण करने की अपील की। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आज प्रधानमंत्री ने हमें एक मंत्र दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद देश की सेवा के लिए सदन में चुना गया है, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। देश की सेवा हमारी पहली जिम्मेदारी। हम एनडीए सांसदों को देश को प्राथमिकता देकर काम करना है। वहीं प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सांसदों के आचरण को लेकर भी हमारा अच्छा मार्गदर्शन किया। अपने निर्वाचन क्षेत्र के मामले को सदन में बहुत अच्छी तरीके से रखें। उन्होंने हमें हित के अन्य प्रमुख मुद्दों में विशेषता विकसित करने के लिए भी कहा, चाहे वह पानी हो, पर्यावरण हो, सामाजिक क्षेत्र हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने हमें उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए कहा। एनडीए सांसदों से आग्रह किया कि वे संसद के नियमों, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली और आचरण का पालन करें, जो एक अच्छा सांसद बनने के लिए आवश्यक है। किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का यह मार्गदर्शन सभी सांसदों, खासकर पहली बार के सांसदों के लिए एक अच्छा मंत्र है। हमने इस मंत्र का पालन करने का निर्णय लिया है। के साथ अभिनंदन स्वागत किया गया और सब एनडीए के दलों की ओर से प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी कि देश का संचालन और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का और देश का सेवा करने का। आज क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है, राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड इंफॉर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए के एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले देश की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि आज़ादी के 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरीके से स्वदेशी हो रही है। यह भारतीय लोकाचार पर काम करेगी। 75 साल बाद इन कानूनों पर विचार किया गया और आज से ये सब कानून लागू हो गए। जो औपनिवेशिक कानूनों को खत्म किया गया और भारतीय संसद में बनाए गए कानूनों को दंड की बजाय अब न्याय के रूप में व्यवहार में लाया जा रहा है। त्वरित सुनवाई होगी और त्वरित न्याय मिलेगा। पहले केवल पुलिस के अधिकारों की ही रक्षा की जाती, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। आज आप सभी को यहाँ देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 नए कानून आज से अमल में आ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं
कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। नए आपराधिक कानूनों पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना है कि एक नए दृष्टिकोण के साथ ये तीनों कानून आधी रात से लागू हो गए हैं। 1 जुलाई से लागू भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। नजरिए के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही, मतलब कल मध्यरात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको सीआरपीसी कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू होगा। तो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। इसके ढेर सारे नए आपराधिक कानूनों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हमने अपने संविधान की भावना के अनुरूप धाराओं और अध्यायों की प्राथमिकता तय की। पहली प्राथमिकता महिलाओं के खिलाफ अपराधों को दी गई है और बच्चे, मेरा मानना है कि इसे बहुत पहले ही करने की जरूरत थी। अब 35 धाराओं और 13 प्रावधानों के साथ एक पूरा अध्याय जोड़ा गया है। सामूहिक बलात्कार पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास होगा। नाबालिग से बलात्कार पर मौत की सजा होगी। अपनी पहचान छिपाकर या झूठे वादे करके यौन शोषण को एक अलग अपराध परिभाषित किया गया। इसके अलावा पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके परिवार की उपस्थिति में दर्ज करने की सुविधा भी दर्ज की गई। ऑनलाइन एफआईआर भी प्रदान की गई। हमारा मानना है कि इस तरह से बहुत सारी महिलाओं को शर्मिंदगियों से बचाया जा सकता है। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा, पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है।
ये झूठ है, ये झूठ है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। हरिद्वार कोतवाली मंगलौर ने एसएसपी के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस का एक और सफल खुलासा हुआ है। मंगलौर क्षेत्रांतर्गत गोली मारकर युवक की हत्या मामले में पर्दा उठ गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली मंगलौर पर ग्राम झबरीन के आम के बाग में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या करने की सूचना प्राप्त होने पर एसपी देहात सीओ मंगलौर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा मैप फोर्स के मौका मुआयना किया गया। परिजनों और ग्रामीणों को समझाते हुए घटना स्थल से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। 100 की पहचान कपिल सैनी के रूप में हुई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार परमिंदर सिंह डोभाल द्वारा एसपी देहात व सीओ मंगलौर को टीम गठित करते हुए घटना के जल्द खुलासे के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं समय समय पर जानकारी लेते रहे। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम कोतवाली मंगलौर द्वारा घटना स्थल व आसपास के एवं ग्राम झबरियन के कुरड़ी में लगे अनेकों सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। दिन रात की मेहनत में यह जानकारी मिली। अंकित कुमार के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा गया तथा उसके साथ एक लड़का अन्य भी था। 28 जून को मंगलौर थाना क्षेत्र में झबीरन के पास में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की कान के पास में गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद सभी साक्ष्य संकलन किया गया और इस व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयास किए गए। पुलिस को ये संज्ञान में आया कि उक्त व्यक्ति का नाम कपिल सैनी पुत्र संजय सैनी है। तत्काल उसके पिता की ओर से पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया। 302 की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये जब हमें पता लगा कि यह व्यक्ति एक अन्य लड़के के साथ आया था अंकित सैनी के नाम से, जब पुलिस ने उसके धरपकड़ का प्रयास किया तो वो घर से फरार था। आज 30 तारीख को उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। उसके द्वारा यह कबूल किया गया कि उसके द्वारा ही यह हत्या की गई है। उसमें प्रयुक्त जो तमंचा है वो पुलिस ने रिकवर कर लिया है और अभियुक्त को पुलिस में हिरासत में लेकर आज रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 302 में रिमांड के बाद अन्य एक सूचना इसमें और हमें प्राप्त हुई थी कि ये नशे को लेकर यह हत्या हुई थी। तो इसमें जो भी लोग जहाँ से ये नशा प्राप्त कर रहे थे उसको भी पुलिस ने रडार पर लिया हुआ है और उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की गई कि कहाँ से ये इनके पास नशा कहाँ से ये लेके आ रहे थे और किस तरीके से क्या मोड ऑफ क्या था, किस तरीके से कर रहे हैं। तो उसमें भी पुलिस लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इस पर आगे सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की। हरिद्वार से सिमरन अरोड़ा की रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में संविधान और संविधान पर हमले का विरोध करने वाले लोगों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर लगातार व्यापक हमला किया गया। हम में से कई लोगों पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। कुछ नेता अभी भी जेल में हैं। जिसने भी सत्ता और धन के संकीर्ण गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर आक्रमण के विचार का विरोध किया, उसे कुचल दिया गया। भारत सरकार के आदेश पर, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश पर मुझ पर हमला किया गया। इसका सबसे सुखद हिस्सा ईडो द्वारा 55 घंटे की पूछताछ थी। Some of our leaders are still in jail. One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed. Violently crushed. People were put in jail. People were threatened. And I myself was attacked. सर, ये संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है, आधा आधा, ये पहले देखा नहीं हमने। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases
2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म के जरिए पुनर्जीवित किया गया। क्या आप अज्ञानता को समझ सकते हैं? एक और बात जो मैंने देखी वह यह है कि न केवल एक धर्म ही साहस की बात नहीं करता, सभी धर्म साहस की बात करते हैं। So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को खत्म करने की बात कही, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं सकते। इस बात पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिन धूमधाम से पार्टी की युवा जनसभा के राष्ट्रीय सचिव और जिला पंचायत सदस्य राजा मान सिंह ने सरियामा स्थित अपने कार्यालय पर पूर्व विधायक आनंद सिंह यादव की मौजूदगी में अखिलेश यादव का लगभग 15 किलो का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों समर्थक मौजूद है। इस दौरान उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। वहीं सभी ने अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। राजा मान सिंह ने कहा कि आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं सभी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूं। जन्मदिन के अवसर पर युवजन सभा की पूरी टीम मौजूद है। सभी ने फलों के 51 वृक्ष वृक्षारोपण कर मनाया। उन्होंने कहा कि 51 वृक्ष हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 51 वर्ष के हुए। जैसे पौधे मुस्कुराते रहेंगे वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुस्कुराते रहें। और पीडीए का जो संकल्प लेकर हमारे नेता चल रहे हैं, जो भारत देश के विपक्ष के तीसरे बड़े नेता बने, उनको मैं पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और हमारे युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फाज जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन हमारे राजनीतिक गुरु माननीय आनंद सिंह यादव जी भी है, साथ में है। पूरी टीम, युवजन सभा की पूरी टीम केक काट के और वृक्षारोपण करके 51 पौधा हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें से हर वृक्ष है, आम है, पीपल है, जामुन है, चितवन है, बरगद है, हर प्रजाति। और ऑल टाइम में एक आम लगाया गया है। जिस तरह वो हमेशा 12 मास फरता मुस्कुराता रहेगा, उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा मुस्कुराते रहे। और पीडीए का जो संकल्प लेके चल रहे हैं, आपने देखा है
भारत देश की तीसरे सबसे बड़े विपक्ष के नेता बने हैं। उनको पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को 51 साल पूरा करने पर उनको हम लोग बधाई देते हैं। और ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज ये हम लोग ही नहीं मना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग समाजवादी नीतियों में और कार्यक्रमों में आस्था रखते हैं, वो सब इस कार्यक्रम को मनाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश का नौजवान लगा हुआ है और पूरे देश के नौजवानों को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से बहुत सी उम्मीदें हैं। दुर्भाग्य है कि आज केंद्र में मौका नहीं मिला, लेकिन आने वाले 2027 में निश्चित तौर पर हम लोगों की सबकी दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं हैं, नौजवानों की कृपा है कि आने वाले 2027 में उनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे और नौजवानों तथा बेरोजगारों को काम देने का काम करेंगे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।